Hello Bacha Party. We are here to study the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering. We are right now in the first module, Simple Stresses and Strains, and today we will go through lecture number 8. In this lecture, we will study about analysis of bars of composite sections. Okay? Composite section, first and the foremost thing, we have already gone through bars. Okay, we have done for uniform bars, we have done gone through uniformly tapering bars. Okay, now another type of bar, that is composite section bars. What is this composite section? First and the foremost thing, we need to understand what is this composite section. हम composite section या फिर composite bar किसे बोलेंगे, है ना? कंपोजिट बार को बहुत साधारण भाषा में अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब है कि दो अलग अलग मटेरियल को हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, और उस पर लोड लगाया है, ठीक है। दो अलग अलग मटेरियल है, दोनों को ज्वाइन कर दिया है, उस पर लोड लगाया है, ठीक है। बहुत ही साधारण भाषा में कंपोजिट का मतलब यही है, कंपोजिट बार का मतलब यही है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल अगर हम हो तो इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड होंगी। देखिए, अ बार मेड अप ऑफ 2 और मोर बार्स, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी बार हो सकते हैं, है ना। अ बार मेड अप ऑफ 2 और मोर बार्स ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ आप देख रहे हो कि इक्वल है, ठीक है, बट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स रिजिडली फिक्स्ड विथ ईच अदर। रिजिडली दोनों एक दूसरे से फिक्स्ड हैं, अलग अलग मटेरियल के दो बार, एक ब्रास ले लिया, एक स्टील ले लिया, दोनों को रिजिडली फिक्स कर दिया, ठीक है। एंड बिहेविंग एज वन यूनिट फॉर एक्सटेंशन और कंप्रेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल कंप्रेसिव लोड्स। अगर उसके ऊपर कंप्रेसिव लोड लग रहा है या फिर टेंसाइल लोड लग रहा है जिसके कारण एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, है ना, तो अंडर दिस सर्कमस्टेंस वो सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स वो फिक्स्ड है बिल्कुल रिजिडली, ठीक है। इस तरह के बार को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के बार को हम लोग बोलेंगे कंपोजिट बार। क्या बोलेंगे? कंपोजिट बार, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हो रही हैं। पहली बात, रिजिडली फिक्स्ड कर दिया गया है एक दूसरे को, है ना, और उसके ऊपर फिर एक्सियल, टेंसाइल, कंप्रेसिव जो भी लोड एक्ट कर रहा है तो एक सिंगल यूनिट की तरह वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के बार्स को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट बार्स, ठीक है। इसका एक अगर मैं डायग्राम बना दूं, ये आपका बार नंबर 1 हो गया, ये बार नंबर अगर 2 हो गया, ठीक है। ओके, लेंथ L है जैसा हमने बताया, ठीक है, और लोड इस पर P एक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, तो एक मान लीजिए स्टील का है और एक मान लीजिए कि ब्रास का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, ठीक है। अब दोनों को हमने रिजिडली एक साथ बांध दिया है, बढ़िया से सेट कर दिया है, ठीक है। अब इस पे जो भी लोड एक्ट करेगा तो उसके लिए हमको काम करना है, आगे निकालना है। जो भी एनालिसिस हम लोग पहले कर चुके हैं वही एनालिसिस यहाँ करना है, ठीक है। कंपोजिट बार का जो थीम है वो समझ में आ गया, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, ये जो बार दिया हुआ है, ठीक है, 2 बार यहाँ दे रखे हैं, तो इसमें अलग अलग चीज़ें क्या क्या हैं वो बता दें आपको। P क्या होगा बताइए? P होगा टोटल लोड ऑन द कंपोजिट बार, है ना, टोटल लोड ऑन द कंपोजिट बार। L क्या होगा? लेंथ ऑफ कंपोजिट बार, ओके, एंड ऑल्सो लेंथ ऑफ bars of different materials,
ठीक है। A1 क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बार 1 का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। A2 क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार 2। E1 क्या हो सकता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ बार 1। E2 क्या हो सकता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ बार 2, ठीक है। P1 क्या हो सकता है, लोड शेयर्ड बाय बार 1, ठीक है। P लोड तो टोटल आ रहा है, उसमें जो बार 1 है वो कितना लोड शेयर कर रहा है, P1। P2 क्या हो सकता है, लोड शेयर्ड बाय बार 2, ठीक है। सिग्मा 1 क्या हो सकता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बार 1, और सिग्मा 2 क्या हो सकता है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बार 2, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट नेम उनका नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए वो क्या है, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर, ठीक है। चलिए, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि फॉर कंपोजिट बार द फॉलोइंग 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर कंपोजिट बार 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर कंपोजिट बार है तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है ये 2 पॉइंट भाई, एक एक करके इसको हम लोग देखते हैं, ओके। चलिए, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, अगर भैया कंपोजिट बार है तो 2 पॉइंट बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। पहला पॉइंट, द टोटल एक्सटर्नल लोड ऑन द कंपोजिट बार मतलब जो P लोड लग रहा है कंपोजिट बार पर, जो एक्सटर्नल लोड लग रहा है, ठीक है, टोटल इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, द सम ऑफ द लोड्स carried by each different material। मतलब क्या है इसका, जो टोटल लोड है ना P, ऊपर डायग्राम में आप देखोगे यहाँ दिख रहा भी रहा है आपको, है ना, टोटल लोड P जो है दैट विल बी इक्वल टू, अब देखिए टोटल लोड जो P पड़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लोड ये लेगा और कुछ लोड ये लेगा, है ना। ये दोनों, ये जो भी लोड लग रहा है तो दोनों कुछ कुछ लोड लेंगे ना, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट मटेरियल P1 लोड ले रहा है, सेकंड मटेरियल P2 लोड ले रहा है, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा, टोटल एक्सटर्नल लोड ऑन द कंपोजिट बार, मतलब P इज इक्वल टू किसके, सम, किसका सम, लोड कैरिड बाय डिफरेंट मटेरियल, जो दूसरा मटेरियल उसके द्वारा जो लोड कैरी है उसके इक्वल, तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पहला पॉइंट यही था, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट से और क्या हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मुझे ये बताइए स्ट्रेस इन फर्स्ट मटेरियल, ठीक है, कितना है, तो क्या होता है P1 अपॉन A1, जो भी लोड वो ले रहा है, लोड कितना ले रहा है, P1 ले रहा है, और एरिया उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, तो हमने ऊपर बताया है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, ठीक है, P1 अपॉन A1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि P1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 A1, ठीक है। उसी तरह जो सेक्शन 2 है वो, उसमें स्ट्रेस कितना है, P2 अपॉन A2, इसका मतलब क्या है, P2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 A2, ठीक है। इसका मतलब है अगर मैं दोनों ही इक्वेशंस को उठा करके इस इक्वेशन में पुट करूँ, यहाँ से उठा के अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा P इज इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। क्लियर है, ठीक है। मतलब जो पहला स्टेटमेंट मैंने दिया ना,
उससे हमने निष्कर्ष निकाला ये, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कंपोजिट सेक्शन आएगा, कंपोजिट बार आएगा, तो उसमें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इन द फर्स्ट बार इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बार प्लस स्ट्रेस इन द सेकेंड बार इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेकेंड बार, ठीक है। ओके, डन। चलिए, दूसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें मैं बताऊं आपको, जैसे ऊपर मैंने पहला पॉइंट बताया ना यहाँ, ठीक है। अब हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते हैं। जो दूसरा पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है वो मैंने बोला था कि 2 पॉइंट है, ठीक है। द एक्सटेंशन, सिर्फ एक्सटेंशन थोड़ी, कंप्रेशन भी संभव है ना। तो द एक्सटेंशन और कंप्रेशन इन ईच बार इज इक्वल। मतलब कंपोजिट बार है भैया, तो इसका मतलब है कि एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी हो रहा है वो हर दोनों ही बार में, या अगर 3 बार है तो तीनों ही बार में इक्वल होगा, तभी बोलेंगे अच्छा तुम एक कंपोजिट बार हो, ठीक है। कंपोजिट बार अगर क्वेश्चन में दिया है मतलब ये नियम लागू होगा, ठीक है। एक्सटेंशन या कंप्रेशन दोनों ही बार में इक्वल होगा, ठीक है, डन, ओके। और अगर एक्सटेंशन और कंप्रेशन इक्वल है और हमने जाना कि लेंथ ऑफ द बार भी इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसका मतलब ये ना हुआ कि डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ दैट इज स्ट्रेन, है ना, उसी को स्ट्रेन बोलते हैं ना जी। इन ईच बार इज इक्वल, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब तो इससे क्या हम लोग निकाल सकते हैं बताइए। तो दोनों में स्ट्रेन इक्वल है, लेकिन स्ट्रेन पहले बार में है कितना, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेन दूसरे बार में कितना है, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, यही तो है। और क्या कह रहा है जी कि दोनों का स्ट्रेनवा जो होगा इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही ना है कि सिग्मा 1 अपॉन E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन E2। जो लाल घेरा में मैंने 2 चीज़ों को किया है, दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है जब भी कंपोजिट सेक्शन या कंपोजिट बार की बात होगी, ठीक है, डन। तो इसी दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। एक इक्वेशन यहाँ दिख रहा है आपको, है ना, और इक्वेशन यहाँ, दोनों ही इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम लोग कंपोजिट बार के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मैं लिख दूँ यहाँ नोट दे करके, इसको रेड में ही लिखते हैं, ये ग्रीन में लिख देते हैं, ठीक है। मॉडुलर रेशियो, मॉडुलर रेशियो क्या है, मॉडुलर रेशियो देखिए, इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जो इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 लिख सकते हैं ना। E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो उसी को मैं लिख दूँ, द रेशियो E1 अपॉन E2, द रेशियो E1 अपॉन E2 is called मॉडुलर रेशियो, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो एक पढ़ा था, याद है ना कि भूल गए, है ना। एक और रेशियो क्या पढ़ा, मॉडुलर रेशियो ऑफ फर्स्ट मटेरियल, है ना, टू दी सेकेंड, ठीक है। E1 है ना ऊपर, तो E1 बाई E2 है, मतलब पहला मटेरियल दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मॉडुलर रेशियो, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों की, है ना। अब इसके ऊपर हम लोग एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। लेट अस नाउ सी ए क्वेश्चन बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट वी हैव studied just now, okay। देखिए, a steel rod
ऑफ 3 सेंटीमीटर डायमीटर, ठीक है, एक स्टील रड है 3 सेंटीमीटर डायमीटर का, is enclosed centrally in a hollow copper tube of external diameter 5 centimeter and internal diameter of 4 centimeter, ठीक है। ये देखिए एक स्टील रड है, ठीक है, ओके, जो 3 सेंटीमीटर जिसका डायमीटर है, ठीक है, 3 मतलब ये किस तरह का है, ये एक सिलेंडर है ना, 3 सेंटीमीटर इसका एक डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि कॉपर ट्यूब से ये इंक्लोज्ड है, ठीक है। तो ये देखिए कॉपर ट्यूब ये है, ये इंक्लोज किया, इसको अगर मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊं तो ये आपका स्टील बार है, ठीक है, अगर टॉप व्यू मैं दिखाने का कोशिश करूं, और इसके ऊपर क्या है, एक कॉपर का, ठीक है, ट्यूब है, ठीक है, कॉपर का ट्यूब, कॉपर का जो ट्यूब है इसके ऊपर है, ठीक है, स्टील बार और उसके ऊपर उसके चारों तरफ क्या है, कॉपर का ट्यूब है, ठीक है। ये टॉप व्यू आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये आपको फ्रंट व्यू कह लीजिए, ठीक है। तो जो कॉपर का ट्यूब है ना, कॉपर का ट्यूब कुछ इस तरह का है, इस तरह का है ना, कॉपर का ट्यूब कुछ इस तरह का, जिसका इंटरनल डायमीटर भी है और एक्सटर्नल डायमीटर भी है, और उसके अंदर ये स्टील रड है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है इस कॉपर ट्यूब का, ठीक है, जो यहाँ दे रखा है एक्सटर्नल डायमीटर, और जो इंटरनल डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, बीच में स्पेस, ठीक है। ये स्थिति है, ठीक है, ये क्लियर है आपका सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, ठीक है। और ये एक कंपोजिट सेक्शन है, ठीक है, ये एक कंपोजिट सेक्शन हो गया, कंपोजिट रड हो गया, ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गया, स्टील रड हो गया, बाहर में कॉपर ट्यूब हो गया, वो यहाँ तक लिखा रखा है, ठीक है। The composite bar is then subjected to an axial pull of 45000 न्यूटन, ओहो 45000 न्यूटन, ठीक है। तो पुल जो इस पे लग रहा है उसको मैं ड्रॉ कर दूं यहाँ, ठीक है, ये पुल है, कितना है भैया पुल, पुल है आपका 45000 न्यूटन, ठीक है, ये भी है क्वेश्चन में दिया हुआ। इफ द लेंथ ऑफ ईच बार इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लेंथ जो है दोनों ही बार का, ये हो या ये हो, दोनों का 15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। डिटरमाइन, तो क्या निकालना है, द स्ट्रेस इन द रड एंड ट्यूब, स्ट्रेस इन द रड एंड ट्यूब, लोड कैरिड बाय ईच अदर, ठीक है, ईच बार, सॉरी, लोड कैरिड बाय ईच बार, और ई की वैल्यू स्टील के लिए 2.1 दे रखा है, और ई की वैल्यू कॉपर के लिए 1.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यही होती है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमारा अप्रोच रहे कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाए। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो भी चीज़ें दे रखी है उसको आप लिख लोगे, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ स्टील रड, डायमीटर ऑफ स्टील रड कितना है, तो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब कि 30 mm दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ स्टील रड कितना हो गया, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ स्टील रड, इसको मैं AS से डिनोट करता हूँ, ठीक है, ये हो गया आपका π/4, 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 706.86 mm स्क्वायर आएगा ये, ठीक है, ओके। चलिए अब ये बताइए कि एक्सटर्नल डाया ऑफ कॉपर ट्यूब कितना है, कॉपर ट्यूब का एक्सटर्नल डायमीटर देखिए तो कितना दे रखा है, यही है ना जी, 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर मतलब क्या, 50 mm, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। एरिया नहीं दे रखा तो कैलकुलेट कर रहे हैं डायमीटर से, ठीक है, मतलब आपको पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो पहले तो वही सारी चीज़ें लिख ले जो हमें पता है। इंटरनल डाया ऑफ कॉपर ट्यूब कितना है, कितना था जी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 40 mm, ठीक है। चलिए तो बता दीजिए, AC अगर मैं लिख दूँ इसका क्या मतलब है, एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब कैसे निकलता है, π/4 एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर, ठीक है। ये लगभग आपका आ जाएगा
let me calculate this. hmm. 50 स्क्वायर का मतलब क्या होता है जी? 2500 है ना, और माइनस 1600, 900, ठीक है। 900 इंटू 3.14 इज इक्वल टू इतना, एंड देन डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 706.5 लगभग, ठीक है। 706, ठीक है, 0.86 mm स्क्वायर, ठीक है। ओके, ऊपर भी वही है, 30 का स्क्वायर करना है, और यहाँ भी तो वही हो गया ना, 30 स्क्वायर मतलब 900, और 2500 माइनस 1600 मतलब 900, ठीक है, दोनों में सेम ही है, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने निकाल लिया है, ओके, कॉपर का भी और स्टील बार का भी। चलिए, और क्या दे रखा है बताइए? पी कितना दे रखा है? पी बोले तो एक्सियल पुल है ना, 45000 न्यूटन। लेंथ कितना दे रखा है दोनों ही ट्यूब का? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ई एस कितना दिया हुआ है? यंग्स मॉडुलस स्टील का 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इस यंग मॉडुलस कॉपर का कितना है? कॉपर जो दे रखा है 1.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये सारी चीज़ें तो दे रखी थी, ठीक है, वही हमने लिखा है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए, पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का? पहला पार्ट है क्वेश्चन का द स्ट्रेसेस इन द रड एंड द ट्यूब, ठीक है। जो भी स्टील और कॉपर में जो भी स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो हमें निकालना है, ठीक है, ओके। तो चलिए, अगर मैं ये कहूँ कि सिग्मा एस एक वर्ड यूज़ करूँ तो इसका क्या मतलब होगा? स्ट्रेस इन स्टील। सिग्मा सी का मतलब क्या होगा? स्ट्रेस इन कॉपर। पी एस का मतलब क्या होगा? लोड कैरिड बाय स्टील। और पी सी का मतलब क्या होगा? लोड कैरिड बाय कॉपर, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एक इक्वेशन जो हमने पढ़ा था ऊपर, उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पढ़ा है कहीं क्या कभी जीवन में? जीवन को छोड़िए, इसी लेक्चर में हमने इसे पढ़ा है ना, ठीक है, इसी लेक्चर में हमने इसको पढ़ा है, ठीक है। वही चीज़ हमने वहाँ लिखा है, ठीक है, ठीक है ना। स्ट्रेस इन फर्स्ट मटेरियल बाय ई ऑफ फर्स्ट मटेरियल, सेकंड मटेरियल उसी तरह। तो फर्स्ट और सेकंड मटेरियल क्या है? स्टील एंड कॉपर है, तो बस नाउ दिस, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ से सिग्मा स्टील का को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है क्या? आई होप बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो ई एस कितना दिया हुआ है? 2.1 इंटू 10⁵, और ई सी कितना दिया हुआ है? 1.1 इंटू 10⁵ सिग्मा सी। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा स्टील इज इक्वल टू 1.909 सिग्मा कॉपर, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये बस क्या हुआ, एक हमने चीज़ ऑप्टेन कर लिया, एक रिलेशनशिप बस ऑप्टेन कर लिया है, ठीक है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दो चीज़ करना है। पहला, इस इक्वेशन का यूज़ करना है। दूसरा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, यही तो बस यूज़ करके आप पूरा आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो पहला का यूज़ हमने कर लिया, ठीक है, एक रिलेशन मिला है। अब दूसरे पे आते हैं। चलिए, नाउ ये आपको पता होना चाहिए कि P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P इक्वल टू P1 प्लस P2 का क्या मतलब है? तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल लोड, लोड कैरिड बाई फर्स्ट दैट इज स्टील। इसको मैं कुछ ऐसे लिख दूं तो और बेहतर होगा, P स्टील एंड P कॉपर, ठीक है। लोड टेकन बाय स्टील एंड लोड टेकन बाय कॉपर। और अब P लोड, टोटल लोड टेकन को कैसे लिख सकते हैं भैया? टोटल लोड टेकन को कैसे लिख सकते हैं? अभी P के लिए P लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू PS। लोड टेकन बाय स्टील को कैसे लिख सकते हैं? लोड टेकन बाय स्टील को कैसे लिख सकते हैं? स्ट्रेस स्टील, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ स्टील लिख सकते हैं क्या? स्ट्रेस कॉपर बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं ना जी। इसको ये क्यों नहीं लिख सकते हैं? हमें पता है स्ट्रेस इज इक्वल टू P अपॉन A होता है, तो एरिया इधर आएगा तो P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A होता ही है, ठीक है, लिख दिया, कोई गल नहीं है, ठीक है वीरे।
कोई गल नहीं है, सब बढ़िया चंगा। चलिए, और हमें पता है कि टोटल लोड 45,000 न्यूटन दे रखा है। सिग्मा स्टील, हमें पता है कि सिग्मा स्टील के जगह यहाँ से इसका यूज़ करते हुए हम लोग 1.909 सिग्मा सी लिख सकते हैं इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील, तो हमें पता है कि 706.86, ठीक है, प्लस हमें पता नहीं है कि कॉपर का कितना है, ठीक है, तो उसको सिग्मा सी ही लिखिए इनटू 706.86 क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करिए तो सिग्मा सी निकल कर आएगा आपके पास, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा सी निकल कर आएगा। इस सॉल्यूशन जब भी आप करें तो सॉल्व हमेशा खुद से करें, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते, उसको चेप ना दें इसी तरह, ठीक है। मैंने एक बार सॉल्व कर रखा है इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा सी इस तरह हमें निकल कर आया है 21.88 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो जब सिग्मा सी आ गया तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिग्मा एस भी खट से निकाल लेंगे। सिग्मा एस इज इक्वल टू वाट, देखिए तो यही ना जी, 1.909 सिग्मा सी इज इक्वल टू 1.909 इंटू सिग्मा सी बोलिए तो कितना है 21.88, तो सिग्मा एस निकल कर आ गया आपके पास कितना 41.77 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चनवा का पूछा था जी, एक बार देखा जाए। क्वेश्चनवा में पूछा कि द स्ट्रेसेस इन द रॉड एंड द ट्यूब, लीजिए द स्ट्रेसेस इन द रॉड, स्टील रॉड आपके सामने है, ठीक है, सामने है, एंड इन द ट्यूब, इन द ट्यूब वो भी आपके सामने है। हो गया काम हमारा, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या कहता है जी, लोड कैरिड बाय, क्या है, लोड कैरिड बाय ईच बार, ईच बार के द्वारा कितना लोड, मतलब P1 और P2 का वैल्यू भी ना मांग रहा है जी, है तो हमको पता नहीं है, पते है कि इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, यही तो होता है। तो पी एस बराबर सिग्मा एस इंटू ए एस का जी, यही ना होगा। चलिए तो बोलिए तो खटाक से कि व्हाट इज सिग्मा एस, सिग्मा एस 41.77 इंटू ए एस बोलिए 706.86, कितना आएगा देख लीजिए। और पी सी बराबर सिग्मा सी इंटू ए सी बराबर सिग्मा सी का वैल्यू हुआ कितना था जी 21.88 इंटू एरिया ऑफ कॉपर कितना था 706.86, इसको भी कैलकुलेट कर दीजिए, दोनों आंसर आपका न्यूटन में ही आएगा। तो बता दीजिए खट से कितना आंसर आएगा, ठीक है। और इस तरह इस क्वेश्चन को हमने किया सॉल्व। चलिए यही तो करना है, यही चीज़ को समझना है, ठीक है। रिलेटेड